अच्छा भाई, कुछ लोगों के पिछले लेक्चर के बारे में कुछ सवाल थे। उन्होंने मुझसे आके इंडिविजुअली पूछे। अच्छी बात है, आप इंडिविजुअली आके जब चाहें जितनी दफ़ा मर्ज़ी आके पूछना चाहें पूछ सकते हैं। उससे मुझे एहसास हुआ कि कुछ चीज़ें मुझे बैकग्राउंड के तौर पे मज़ीद करनी चाहिए, तो मैं आज वो थोड़ी सी उसको बिल्टअप करूँगा, फिर आगे चलूँगा। लेकिन इन द मीन टाइम अगर आपका कोई और भी सवाल हो तो आप मुझसे वो भी पूछ सकते हैं। मैं लास्ट लेक्चर में, अगर आपको याद हो, तो हमने क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन लिखी थी, बनाई थी, जो भी कह लें। वो हमने कहा ये रिलेटिविस्टिक इक्वेशन है। रिलेटिविस्टिक इक्वेशन है तो इसमें दो स्पेस के डेरिवेटिव आ रहे थे, दो टाइम के डेरिवेटिव आ रहे थे। इसका मतलब है ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो स्पेस टाइम दोनों पे डिपेंड करती है। इसका मतलब है इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो भी दो होंगे और वो वेव सॉल्यूशन होंगे, आज मैं लिखूंगा e टू द पावर आयोटा के एक्स की तरह के होंगे या माइनस आयोटा के एक्स की तरह होंगे। और फिर मैंने कहा था कि यहाँ से आपने प्रोबेबिलिटी निकाली थी। मैंने कहा था कि अगर ये प्रोबेबिलिटी है तो अब प्रॉब्लम ये आया था कि उसमें जब एनर्जी, आपको पता ना, एनर्जी थी पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर सी फोर, तो इसमें पी का साइन डिपेंड नहीं करता था। क्या था, यानी एक चीज़ फ़र्ज़ कीजिए पी के करस्पॉन्डिंग अगर मोमेंटम है तो डिपेंड नहीं करता कि मोमेंटम ज़ीरो से पॉजिटिव साइड पे ले रहे हैं या ज़ीरो से नेगेटिव साइड पे ले रहे हैं, क्योंकि पी स्क्वेयर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन एनर्जी बजाते खुद पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती थी, क्योंकि इस इक्वेशन के दो रूट थे स्क्वायर रूट जब लिया था। तो हमने कहा था पॉजिटिव एनर्जी के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज़ अ पॉजिटिव रो, बट फॉर द नेगेटिव एनर्जी रो इज़ अ नेगेटिव विच इज़ प्रॉब्लमेटिक। तो हमने कहा था इस प्रॉब्लम को हम रेक्टिफाई करेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं पहले आपको बताता हूँ कि मैंने रो उस तरह किया क्यों था। उसको एक्चुअली पूरा सोल्यूशन नहीं लिया था मैंने, सिर्फ उसका टाइम डिपेंडेंट सोल्यूशन ही क्यों लिया था। तो आज मैं थोड़ा सा वो पहले करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में बताऊंगा आपको कि नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में रो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, और फिर जब उसको हम रिलेटिविस्टिक में लेके जाएंगे, जो कि लास्ट लेक्चर में हम लेके गए थे, तो उसका मैं सोल्यूशन फिर आपको डायरेक्टली क्विकली लिख दूंगा। तो अभी पहले 15 मिनट में लेक्चर में मैं नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन डेवलप करूंगा और बताऊंगा कि नॉन रिलेटिविस्टिक में पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी का प्रॉब्लम की वजह से क्यों प्रॉब्लम नहीं आता, जबकि ये प्रॉब्लम आता है रिलेटिविस्टिक में, जो लास्ट टाइम हम देख चुके थे। तो इसकी मैं बात करूंगा अभी कुछ पहले कुछ लेक्चर के कुछ पोर्शन में। तो और इसके अलावा कोई आपका क्वेश्चन अगर हो इन जनरल उस लेक्चर से तो प्लीज़ पूछ लीजिए, अगर किसी का कोई और सवाल है तो। कुछ पूछा था आपने, है ना? पूछने आए थे, मैं भूल गया हूँ क्या पूछा था। हाँ, क्या पूछा था आपने? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैलकुलेट की, तो मेरा ख्याल है हाँ एग्जैक्टली हाँ मैंने कहा था, बिल्कुल याद आ गया, वही याद आ गया। अच्छा चले, गुड। आपको याद है मैं सबसे पहले श्रोडिंगर इक्वेशन लिखता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। नॉन रिलेटिविस्टिक जब भी होगी तो अंडरस्टूड होगा स्पेस टाइम के डेरिवेटिव में तफरीक कर सकते हैं आप, एक के दो हैं, एक का एक है, वाइस वर्सा, सेम नहीं है। यानी आपको याद है श्रोडिंगर इक्वेशन क्या थी? आयोटा एच बार डी साई बाई डी टी इज इक्वल टू एच साई। अंडरस्टूड ऑपरेटर्स हैं, मैं टोपियां नहीं पहनाऊंगा इनको। आपको पता है इन जनरल हैमिल्टोनियन क्या हो सकता है? चलें एक दफ़ा लिख लेते हैं, थोड़ा सा फिर आगे। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो है वो होता है ना पी स्क्वेयर्ड ओवर 2m प्लस एनी पोटेंशियल विच इज अ फंक्शन ऑफ पोजिशन। तो अगर कोई चीज किसी ऑपरेटर का फंक्शन है तो वो बजाते खुद ऑपरेटर है। आपको याद है मैंने कहा था कि इन पोजिशन स्पेस, इन एक्स रिप्रेजेंटेशन या इन पोजिशन स्पेस, इसको पोजिशन स्पेस कहते हैं या वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स पोजिशन स्पेस में हम कहते हैं एक्स रिप्रेजेंटेशन। पी रिप्रेजेंटेशन का मतलब होगा मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन। इसमें अगर आपको याद हो तो पी हैट किसके बराबर था? माइनस आयोटा एच बार डेल वेक्टर, अगर ये वेक्टर ऑपरेटर था, और इसमें जो साई था वो किसका फंक्शन था? ये बता, इसका मतलब है पोजीशन स्पेस में जो आपके स्टेट फंक्शंस हैं वो पोजीशन का फंक्शन है। इसका मतलब है अगर ये पोजीशन का फंक्शन है तो
इसका मतलब है ये पोजीशन के आइगन फंक्शंस होंगे, जिस रिप्रेजेंटेशन में वो हैं उस रिप्रेजेंटेशन के ऑपरेटर का वो आइगन फंक्शन है। यानी अगर मैं एक्स हैट साई ऑफ एक्स पे लगाऊं तो मुझे कोई वैल्यू मिलेगी एक्स टाइम्स साई ऑफ एक्स। सो यू कैन राइट एन ऑपरेटर इन दैट रिप्रेजेंटेशन जिसकी वो एक आइगन स्टेट है। अगर ये मोमेंटम का फंक्शन होगा तो उसमें मोमेंटम अगर अप्लाई करेंगे तो उसकी जगह पी आ जाएगा और साई ऑफ पी होगा। तो जिस रिप्रेजेंटेशन में है उस रिप्रेजेंटेशन के ऑपरेटर्स के डायनामिकल वेरिएबल्स के वो आइगन फंक्शंस हैं। अच्छा चलें, इसको मैं अब यहां रखता हूं तो हैमिल्टोनियन एच साई फिर देखें क्या बन जाएगा। एच साई बिकम्स माइनस एच बार स्क्वेयर्ड ओवर 2m डेल स्क्वेयर्ड प्लस वी ऑफ एक्स हैट इंटू साई। अच्छा, जब ये इस पे लगेगा तो क्या देगा? अब हमें पता है कि हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि अगर एक्स हैट एफ ऑफ साई ऑफ एक्स पे लगेगा तो कोई वैल्यू देगा। इसका मतलब है इसका कोई भी फंक्शन अगर साई पे लगेगा तो वो एफ ऑफ एक्स टाइम्स साई देगा। हर ऑपरेटर एक नंबर दे देगा। इसका मतलब है जो भी फंक्शन होगा वो फंक्शन ऑफ ऑपरेटर्स की बजाय फंक्शन ऑफ नंबर्स हो जाएगा। ठीक है ना? इसका मतलब वी ऑफ एक्स हैट लगेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी, जो ऑपरेटर था उसके करस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब है फिर आप श्रोडिंगर को इनको क्या लिख सकते हैं? आयोटा एच बार डी साई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस एच बार स्क्वेयर्ड ओवर 2m डेल स्क्वेयर्ड प्लस वी ऑफ एक्स साई। लिख सकते हैं ना आप। क्यों मैंने वी ऑफ एक्स लिख दिया? क्योंकि ये ऑपरेट हो चुका है इस पे और ऑपरेटर खत्म होके उसके करस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू आ गई है। ये ठीक है, ये आपको पता है सब। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लूं तो क्या हो जाएगा? अगर मैं इसका इक्वेशन का कॉन्जुगेट लूं, सो टेकिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, क्या आ जाएगा आंसर? माइनस आयोटा एच बार डी साई स्टार बाई डी टी इज इक्वल टू, डेल तो आपको पता है स्क्वेयर्ड है तो मोमेंटम तो हमेशा नहीं होता है, डजेंट मैटर, माइनस एच बार स्क्वेयर्ड ओवर 2m डेल स्क्वेयर्ड प्लस वी ऑफ एक्स साई स्टार। ठीक है। अच्छा, मैं अब एक काम करता हूं, मैं इस इक्वेशन को साई स्टार से ज़रब देता हूं, बिल्कुल जिस तरह पिछली दफ़ा काम किया था, और इस इक्वेशन को साई से ज़रब देता हूं और दोनों का डिफरेंस ले लेता हूं। जिस मर्जी ऑर्डर में ले लें, डजेंट मैटर, डिफरेंस कोई इशू नहीं होगा। तो मैं इस तरह करता हूं कि इसको साई स्टार से ज़रब दिया मैंने, तो क्या आंसर आ जाएगा? आयोटा एच बार कॉमन आ गया, साई स्टार डी साई बाई डी टी प्लस साई डी साई स्टार बाई डी टी। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा इसको मैंने साई स्टार से ज़रब दिया दोनों तरफ, और इसको मैंने साई से मल्टीप्लाई किया है दोनों तरफ और दोनों को सबट्रैक्ट कर दिया है। दूसरी टर्म क्या आएगी? सो माइनस एच बार स्क्वेयर्ड ओवर 2m साई स्टार डेल स्क्वेयर्ड साई और माइनस साई डेल स्क्वेयर्ड साई स्टार इज इक्वल टू 0। देखिए v वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि v एक नंबर है ना, v ऑफ x इज अ नंबर। देखिए जो भी कंजर्वेटिव सिस्टम्स होते हैं उनमें पोटेंशियल एनर्जी जो है वो फंक्शन ऑफ पोजीशन के अलावा किसी और चीज़ का फंक्शन नहीं होती। इसका मतलब है ये हुआ कि यहाँ पर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू आयोटा एच बार डी बाई डी टी यानी पार्शियल बाय पार्शियल टी साई स्टार साई माइनस
ये यहां पर वही स्टेप मैं करूंगा जो लास्ट टाइम किया था, माइनस एच बार स्क्वेड ओवर 2m डेल डॉट साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल्टा साई स्टार इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूं, आयोटा एच बार कॉमन ले लेता हूं और इधर से आयोटा को ऊपर ले जाओगे, जो लास्ट टाइम जो सारे स्टेप्स किए थे हमने। तो इक्वेशन क्या बन गई है, d बाई डी टी ऑफ रो प्लस डेल डॉट j इज इक्वल टू 0 where rho is equal to what? Rho is equal to psi star psi और j क्या है, h बार ओवर 2m। आयोटा नीचे आएगा तो इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, यही करना पड़ेगा ना, है ना। अच्छा, आपकी अपनी चॉइस है, चाहे तो आप इसको ऐसे करके भी लिख लेते, खैर थी कोई बात नहीं। तो चलो मैं इसको इस तरह लिख लेता हूँ, h बार ओवर 2m जी। ओह अच्छा, हाँ सही कह रहे हो, इसको मैं उठा के इधर ले आया था ना, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। h बार ओवर 2m आयोटा, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। साई स्टार डेल्टा साई, अजहर का कहना यह है कि इसको उठा के मैं दूसरी तरफ ले आता, थैंक यू, बिल्कुल सही। माइनस साई डेल साई स्टार, तो ये करंट है और ये जो है ये रो डेंसिटी है। अब आप देखें कोई फर्क पड़ता है कि साई क्या है। सो फॉर साई, फॉर अगर मैं ये चूज करूं फॉर साई विच इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, ये एक्स और टी दोनों का फंक्शन है ना, सो इट इज ई टू द पावर प्लस माइनस आयोटा ई टी साई ऑफ एक्स। मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि पोजीशन और टाइम तो इलादा इलादा हैं, तो मैं इसको दोनों को इलादा इलादा लिख सकता हूं। इसका मतलब है अगर ये, अब आप देखें, चाहे प्लस आयोटा ई टी होता या माइनस आयोटा ई टी होता, रो इज ऑलवेज पॉजिटिव डेफिनेट। सो this implies rho is always greater than 0 for plus minus a। इसलिए कहते थे कि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है और ये स्टेशनरी स्टेट्स को करस्पॉन्ड कर रही है। स्टेट्स अगर इस तरह टाइम के साथ इवॉल्व हों तो जो प्रोबेबिलिटीज हैं वक्त के साथ तब्दील नहीं होती। ये कॉन्सिक्वेंस है नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स का। लेकिन आपको याद है कि आपने जब रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स की थी तो क्या था, तो आप देखें ज़रा, फॉर रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स आपको याद है रो क्या था, रो था ना, उसमें एक टाइम डेरिवेटिव आ गया था जिस वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया था। वो क्या था, रो की डेफिनेशन थी, वो थी साई डी साई स्टार ओवर डी टी प्लस साई स्टार डी साई बाई डी टी। ये प्रॉब्लम थी, ये वाली टाइम डेरिवेटिव, क्योंकि टाइम डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव एनर्जी वाले का लेंगे तो कुछ और आएगा, नेगेटिव एनर्जी वाले का लेंगे तो कुछ और आएगा। देखिए मैंने सिर्फ एनर्जी का पार्ट सॉल्व किया था ना, ये पार्ट मैंने छोड़ दिया था ना, क्यों, ये तो साथ आते ही रहेगा ना, एनी केस साई स्टार साई ये तो पॉजिटिव नंबर ही होगा ना, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने लास्ट टाइम साई का सिर्फ एनर्जी पार्ट लेके सॉल्व किया था। इन प्रिंसिपल मुझे ये पूरा पुट करना चाहिए था वहां पर भी, लेकिन मैंने कहा था अंडरस्टूड है, मैं चूंकि सिर्फ एनर्जी के बारे में कॉन्शियस था तो मैंने सिर्फ और सिर्फ एनर्जी के पार्ट को लेके सॉल्व किया था। अब आइडिया हो गया कि क्या फ़र्क है नॉन रिलेटिविस्टिक और रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में, कि जो आपने कॉस्ट पे की है डबल डेरिवेटिव की, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की, वो आपको एनर्जी की फॉर्म में फिर नज़र आई है कि अगर आपकी एनर्जी पॉजिटिव थी तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पॉजिटिव थी, और अगर एनर्जी नेगेटिव थी तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी नेगेटिव थी। अब आपके पास दो तरीके हैं इन चीज़ों को ठीक करने के, या तो आप ये मान लें कि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी नहीं है,
या फिर आप ये मान लें कि सारा अगर ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आप इसको मान रहे हैं तो ये मान लीजिए जितना प्रोसेस आपने किया है सारा गलत है। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी के साइन के साथ ये बदल रहा है। दैट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसको मैं लास्ट टाइम सॉल्व कर चुका था, उसमें आप ये पुट कर दीजिएगा तो डजेंट मैटर, साई मॉड स्क्वायर आ जाएगा जो तो ग्रेट पॉजिटिव ही है। मॉड स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसका मतलब पहले वाला पार्ट जो है वो एनर्जी की पॉजिटिव वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा, नेगेटिव के लिए नेगेटिव होगा। जी हमने ये पढ़ा था ना कि इसमें यहां पर कोई चीज होती है। चलें छोड़ते हैं इसको कंटिन्यूटी इक्वेशन क्यों कहते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के कोर्स में चलते हैं। हमने ये पढ़ा था कि अगर मैं इसको सारे वॉल्यूम पे इंटीग्रेट कर दूं तो ये टोटल चार्ज बन जाता है और ये एरिया करंट बन जाता है J डॉट डी ए, ग्रीन्स थ्योरम लगा के, या जिसे कहते हैं डाइवर्जेंस थ्योरम। इसका मतलब है अगर कोई चीज़ एरिया से बाहर निकली है तो वो उतनी कमी आई है एरिया उसकी अंदर चार्ज के अंदर जितना करंट बाहर फ्लो कर गया, या अगर कोई चीज़ बाहर से अंदर फ्लो करके आई है तो जितना बाहर से अंदर फ्लो करके आई है उतना ही ये इंक्रीज हुआ है। यानी अगर जे इन अंदर की तरफ आई है करंट तो इंक्रीज हुई है, जे बाहर की तरफ आउट ऑफ द एरिया गई है कोई चीज़ तो करंट नेगेटिव हुई है। बिल्कुल उस तरह जिस तरह डेली लाइफ में आप अपने घर में पानी भरते हैं तो जब पंप अप करते हैं टैंकी में तो ऊपर पानी जाता है, नीचे सिंक बन जाता है, सोर्स है ऊपर सिंक है, मतलब एक से निकल के दूसरे में जा रहा है। लेकिन अगर आप नल खोल लेते हैं तो वो सोर्स है और पानी नीचे की तरफ अब आ रहा है, तो जितना एक जगह से कम होगा उतना ही दूसरे में होगा, आइडियली सिस्टम में अगर कोई चीज़ ज़ाया नहीं हो रही। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि अगर ये मान के हम चलते हैं तो हम ये कहेंगे कि ठीक है, ये जो भी चीज़ यहाँ पे आती है कंटिन्यूटी इक्वेशन में उसको हम कहते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी करंट ही है। ठीक है ना। अच्छा, एक ख़ास बात और थी जो लास्ट लेक्चर में मुझे बतानी चाहिए थी आपको। अगर साई रियल होता, अमूमन लोग पूछते हैं, आपसे पूछेंगे कि भाई साई में वेव फंक्शन में आयोटा की क्यों ज़रूरत पेश आती है ना। लोग कहते हैं भाई आयोटा क्यों है। By itself these questions might seem to be stupid. क्या भाई आयोटा है क्या है बस। लेकिन उसका सबसे बड़ा फायदा है, अगर आयोटा ना होता तो साई स्टार साई के बराबर होता, साई स्टार साई के बराबर होता तो J जीरो हो जाता। इसका मतलब है कोई फ्लो आप डिफाइन ही ना कर सकते, किसी चीज का फ्लो आप डिस्कस ही ना कर सकते। ठीक है ना, कोई करंट ही ना होता, J जीरो हो जाता। क्यों? साई स्टार और साई बराबर है तो ये दोनों टर्म्स बराबर हो जाती, जीरो हो जाता, कोई चीज़ फ्लो ही ना करती आपकी। तो इसका मतलब है फॉर रियल साई, बाज़ औक़ात मैं पेपर में सवाल देता हूँ, मैं हर कई क्लास से बताता हूँ, लंबा सा साई लिख देता हूँ, साइन के एक्स कॉज के एक्स जो डिफ्रेंशिएट ही नहीं हो सकते लंबे चौड़े से, और कहता हूँ होता रियल है। मैं कहता हूँ इसके लिए J कैलकुलेट करें, लोग लगे रहते हैं पेपर में, फिर कहते हैं टाइम कम था। हालांकि एक लाइन का आंसर होता है साइज रियल देयरफॉर देयर इज नो प्रोपेगेशन करंट, J इज जीरो। तो सम टाइम आप अपने चीज़ों की फिजिकल इंट्यूशन पे भी जाइए कि भाई साई स्टार रियल है तो साई स्टार साई बराबर होगी तो J जीरो होगा। तो दैट इज़ वाई ये इंपॉर्टेंस थी यहाँ पर आयोटा की। और आयोटा की इंपॉर्टेंस पर यह भी थी कि वेव फंक्शन बजाते खुद कोई चीज़ नहीं है, जब उसका मॉड स्क्वायर लेते हैं, दिस इज मॉड स्क्वायर ऑफ J, दिस इज साई मॉड स्क्वायर, दिस इज बॉर्न प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। ठीक है ना, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, क्योंकि अगर इसमें टोटल एरिया पे इंटीग्रेट कर दो तो पार्टिकल कहीं ना कहीं ज़रूर होगा, और अगर वहाँ नहीं है तो एरिया से बाहर निकल गया होगा जो फिर इस टर्म से आएगा। ठीक है, कोई सवाल यहाँ तक? नाउ यू गॉट सम सेंस जी। काफ़ी है, रीज़न एक भी जेन्युइन हो तो काफ़ी होती है, 10 होना ज़रूरी नहीं। ओ नहीं, वो तो आइलर फॉर्म है ना किसी चीज़ की, बिल्कुल सही है। जो ऑसिलेटिंग फंक्शंस होते हैं उनको यू कैन ऑलवेज एक्सप्रेस, साइन और कोसाइन आते हैं व्हेन यू हैव द डेफिनेट बाउंड्री कंडीशंस। अगर आपके पास डेफिनेट बाउंड्री कंडीशन ना हो तो आपके पास फ्री वेव सोल्यूशन होता है जो कि e टू द पावर आयोटा के x होता है, और आइलर फॉर्म e टू द पावर आयोटा के x कैन बी रिटन इज टर्म ऑफ द बाउंडेड फंक्शन cos के x प्लस आयोटा साइन के x। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल हाँ। अगर मैं बिल्कुल सही, अगर मैं पार्टिकल को बॉक्स में डाल दूँ ना तो अब मसला ये है कि वो टकराएगा जाके दीवारों पे, मुझे नज़र आना चाहिए। रियलिटी में आ गया अब ना, रियलिटी में आ गया तो साइन और कोसाइन फंक्शन है वो पीरियोडिक हैं। क्यों? अगर
इस दीवार पे जाके टकराएगा तब भी कलैप्स होगा, इस दीवार पे फ़र्ज़ कीजिए जाके टकराएगा तब भी कलैप्स होगा, वहाँ अगर उसके 0 पाई जाने की प्रॉबिलिटी है। नो, इट इज़ बाउंड बिटवीन द टू बाउंड्रीज। जब बाउंड होगा तो आप e टू द पावर आयोटा kx नहीं लिखेंगे बल्कि उसकी बजाय फिर साइन और कोसाइन लिखेंगे। इसलिए जब आप हार्मोनिक, जी बिल्कुल एग्जैक्टली, वॉल्यूम से बाहर नहीं करंट जाता ना उसमें भी, इसलिए तो रियल फंक्शन आ जाते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली क्योंकि आपके पास बॉक्स होता है और बॉक्स के अंदर उसके स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशंस होते हैं और बॉक्स से बाहर कुछ नहीं जाता, उसके वॉल्यूम पे आप इंटीग्रेट करें, देयरफॉर साई बिकम्स रियल एंड रियल इज साइन kx एंड कोसाइन kx। यस बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। तो अंडरलाइन क्वांटम मैकेनिक्स बड़ी सिंपल है। रियल फंक्शन मान रहे हो कि जब हम फॉर्म देख रहे हो अब क्या कंफाइंड हो गया अगर इन द बॉक्स, हाँ, अगर कन्फाइन है तो e टू द पावर आयोटा kx है, नॉन नॉर्मल। e टू द पावर आयोटा kx और साइन और कोसाइन फंक्शन में जो फर्क है ना, e टू द पावर आयोटा kx इज नॉन रिनॉर्मलाइजेबल फंक्शन, क्योंकि अगर आप उसे माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट पे इंटीग्रेट करें तो जवाब इन्फिनिटी आता है। इसका मतलब है आप उसे अंडर सर्टेन पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशंस रखेंगे, आप कहेंगे ठीक है मैं माइनस एल से लेकर प्लस एल तक इंटीग्रेट करता हूँ और वो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आ जाएगा। इसका मतलब अगर एल को बड़ा करता जाऊँगा तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट भी चेंज होता जाएगा साथ साथ, ठीक है। लेकिन साइन और कोसाइन जो बाउंडेड है 0 और पाई के दरमियान में, और उनमें कोई नया बाउंड नहीं आएगा उसके लिए, ठीक है। और कोई सवाल? शाबाश, वेरी गुड। और किसी का कोई सवाल? हाँ कोई सवाल? हाँ वो तो फेज़ है ना। लास्ट लेक्चर में मैंने, आप नहीं थे, लास्ट लेक्चर में मैंने बात किया था कि फेज़ है, फेज़ डजेंट मैटर। आप साइन एक्स ई टू द पावर आयोटा फाई लिख लें या साइन एक्स ई टू द पावर 2 आयोटा फाई लिख लें, एज फार एज द फेज इज कांस्टेंट इन स्पेस देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। हम आगे जाके देखेंगे इस कोर्स में, देयर आर सर्टन ग्लोबल फेजेस एंड देयर आर सर्टन लोकल फेजेस। ये हम आगे जाके देखेंगे बड़ी डिटेल से कि फेज लोकल हो तो क्या होता है, ग्लोबल हो तो क्या होता है। शाबाश, वेरी गुड। और कोई सवाल? वेरी गुड। तो श्रोडिंगर इक्वेशन जो लेफ्ट साइड और राइट साइड, एक तरफ इमेजिनरी बन जाता है, एक तरफ रियल। नहीं, दोनों तरफ एक ही जैसे बनते हैं। रियल का कोई क्यों, इमेजिनरी क्यों? मैं समझा नहीं, कैसे आप कह रहे हैं? सर अगर जो फंक्शन रियल बन जाता है, सर जो राइट साइड है इमेजिनरी और लेफ्ट साइड नहीं, आपको पता नहीं ना टाइम के साथ क्या है, वो आपको तो नहीं पता टाइम के साथ क्या है। टाइम के साथ तो ऑसिलेटिंग हो ना, e टू द पावर आयोटा kx टाइप, e टू द पावर आयोटा et टाइप होगा तो वो आयोटा इस आयोटा को खत्म कर देगा ना। जो e टू द पावर बगैर आयोटा के वो ग्रीन्स फंक्शन ही बनाएंगे। अब वो एक और लंबी डिबेट है, उस पर वो आप MMP में पढ़ेंगे, उसमें मैं जाना नहीं चाहता, ठीक है ना। तो इसलिए यह है कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप ये सोल्यूशन लिख लेना, ये आयोटा और ये आयोटा ख़त्म हो जाएंगे, रियल आ जाएगा। जब इस पे लगेगा तो फिर रियल आ जाएगा, ठीक है। जो आप इस तरह की चीज़ लिखते हैं ना, e टू द पावर et, मसला ये है कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी किस डेफिनेशन पे फिर पूरे नहीं उतरते। e टू द पावर -2 et मॉड स्क्वायर्ड हो जाता, टाइम रहता है इसके अंदर, तो प्रोबेबिलिटीज कांस्टेंट नहीं होती वक्त के साथ, ठीक है। तो इसलिए जब इस तरह के फंक्शन लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई सवाल? शाबाश। कोई सवाल पूछने से मत बिल्कुल हिचकिचाएं नहीं। मैं मिटा रहा हूं, आप पूछ सकते हैं। एक दफ़ा फिर कहिए। नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स का नहीं, उसमें मैंने ये बताया कि जो रो की डेफिनेशन है इसमें टाइम डेरिवेटिव नहीं आता। चूंकि रो की डेफिनेशन में टाइम डेरिवेटिव नहीं आता, इसलिए साइन डिपेंड नहीं करता एक्सपोनेंशियल में एनर्जी का पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन जब रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स हमने की थी तो उसमें सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी, तो रो में एक टाइम डेरिवेटिव आ गया था। रो में टाइम डेरिवेटिव आने की वजह से अब जहाँ से जब टाइम डेरिवेटिव अप्लाई करूँगा तो नीचे एनर्जी उतरेगी। अब डिपेंड करता है एनर्जी का साइन क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये प्रॉब्लम है कि अगर ये प्रोबेबिलिटी है तो प्रोबेबिलिटी एनर्जी ग्रेटर है तो ग्रेटर देन 0 है,
एनर्जी लेस दैन ज़ीरो है तो प्रोबेबिलिटी लेस दैन ज़ीरो। लेकिन हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटीज़ तो नेगेटिव होती ही नहीं है, क्योंकि वो तो मॉड्यूलस स्क्वायर पे डिपेंड कर रही होती है ना। तो कुछ ना कुछ गलत है, कोई ना कोई फिशी है। तो या तो हमने क्लाइन कोऑर्डिनेट इक्वेशन गलत बनाई है, या फिर या कुछ गलत पढ़ रहे हैं। आइडिया ये है कि हम गलत पढ़ रहे हैं। वी आर कौन सी चीज़? हाँ, मुफीद है ना स्केलर फील्ड थ्योरी के लिए, कोई बात नहीं होती। हमें पता है कि हम इसको गलत पढ़ रहे थे, ये है ठीक थी। ये रियल स्केलर, ये कॉम्प्लेक्स स्केलर साई के साथ साइन चेंज हो जाएगा ना वो अभी उस पर ना लेके जाओ, बाकी कंफ्यूज हो जाएंगे। हम आप बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि आपने फील्ड थ्योरी पढ़ी है ना, बाकियों ने नहीं पढ़ी। अच्छा, एक ना जेन्युइनली एक बात होती है कि जो एक कोर्सेज का सीक्वेंस है ना, वो डिफरेंट होता है। ये कोर्स मैंने आपसे कहा था कि फील्ड थ्योरी से बिल्कुल 70% डिसजॉइंटेड सा लगेगा आपको। जहाँ पे फील्ड थ्योरी मैंने ख़त्म की थी ना, समझ ले वहाँ से मैं कुछ चीज़ें शुरू करूँगा यहाँ पे। मतलब वहाँ पर मैं डिराक इक्वेशन करता हूँ आके 17वें लेक्चर में। यहाँ पे मैं फील्ड का जिक्र भी अभी नहीं किया मैंने, ना करूँगा, वेव फंक्शन की बात ही करूँगा। यहाँ डिराक इक्वेशन अभी करूँगा, फिक्र ना कीजिए। और कोई सवाल किसी का प्लीज़? मैं बार बार सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि शायद मेरे ये कहने से आप को पूछ लें। एक दफ़ा आदत बन गई ना क्वेश्चन करने की, तो फिर अच्छी बात है। ओके, चलें, नहीं है तो बात यहाँ ख़त्म की थी, या सब कुछ बनाया गलत है? अच्छा, थोड़ा सा ना अपने आप को रिवाइंड करें अपने दिमाग में चीज़ों को। आपको याद है जब आपने ऑयलर लेग्रांज इक्वेशन बनाई थी? ऑयलर लेग्रांज इक्वेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो था ना, वो ये था कि वो इक्वेशन ऑफ मोशन तो देती थी बिल्कुल ऐसे जैसा कि न्यूटन के लॉज थे। अगर कंजर्वेटिव सिस्टम आप लेते थे जिसमें पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ पोजीशन होती थी, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्टैंडर्ड हम लिखते थे पी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वेयर्ड की तरह, तो आपने देखा था कि एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से न्यूटन का लॉ बनता था, फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से। लेकिन थी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन वो भी। आपने क्या किया था? आपने कहा उसको हम इस तरह करते हैं, हम एक रिप्रेजेंटेशन से दूसरी में जाते हैं, इस तरह जाते हैं कि बजाय इसके कि हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की पोजीशन की फॉर्म में और वेलोसिटी की फॉर्म में बात करें, हम ऐसे वेरिएबल्स की फॉर्म में बात करते हैं जो एक दूसरे का कैनोनिकल हैं, जो पोजीशन और मोमेंटम है। उनके करस्पॉन्डिंग फिर कुछ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस होती थी, वो पॉइसन ब्रैकेट नहीं बदलती थी उनकी, वो एक लंबी डिबेट है, उसकी ज़रूरत भी नहीं हमें जानने की। क्वांटम मैकेनिक्स में हम कहते थे कि कानूनी इसलिए हैं कि इकट्ठे नहीं पाए जाते, एक को सीधा करते हैं दूसरा टेढ़ा हो जाता है। ऐसे दो दोस्त हैं जो नाराज़ हैं और एक को राज़ी करते हैं जाके, तो दूसरा जब नाराज़ होता है, लगे ही रहते हैं इसी चीज़ में, कभी दोनों एक स्टेट में राज़ी नहीं होते। तो हमने कहा था ठीक है, लेकिन कम से कम हैमिल्टोनियन का हमें ये फ़ायदा हुआ था वहाँ पर हैमिल्टन्स मैकेनिक्स करने का कि दो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई थी। इसका मतलब है क्या ऐसा चीज़ में मैं एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से अभी भी मैंने क्या किया था? अभी भी मैंने क्या किया? मैंने इटरेटिवली क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन बनाई थी ना, याद है ना आपको? मैंने फिर एक दफ़ा आयोटा डी बाई डी टी लगाया था। दूसरी तरफ मैंने कहा था चूंकि ये पोजीशन और टाइम तो आपस में कम्यूट करते हैं, तो आयोटा डी बाई डी टी दूसरे साई पे ले जाता हूँ। फिर आयोटा एच बार डी बाई डी टी ऑफ साई की जगह वापस मैंने पी स्क्वायर ओवर 2m वाली वही अंडर रूट एनर्जी वाली चीज़ पुट की थी। तो इसको कहते हैं इटरेटिव मेथड। तो मेरे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई थी। सिर्फ प्रॉब्लम मेरे पास पता है क्या था? मेरे पास प्रॉब्लम था उस इक्वेशन में हैमिल्टोनियन। मैं थोड़ा सा आपको याद दहानी करा देता हूँ। मैंने सिर्फ यहाँ से शुरू किया था ना, वो कि आयोटा एच बार डी साई बाई डी टी इज इक्वल टू एच साई, ये था। और एच की जगह अगर आपको याद हो तो मैंने लिखा था कि दिस इज इक्वल टू एच बार स्क्वेयर सी स्क्वेयर डेल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर C4, या माइनस था गालबन। मुझे ये प्रॉब्लम हुआ था कि मैंने अंडर रूट लिख के सेकंड ऑर्डर को फर्स्ट ऑर्डर बनाने की कोशिश की थी। देखें बनाने की कोशिश किस तरह की थी? मैंने कहा था कि ये
लीनियर नहीं था, इसमें डेल स्क्वायर्ड आ रहा था। और इसका मैंने आपको प्रॉब्लम भी बताया था, अगर आपको याद हो तो। मैंने कहा था लोकल नहीं रहेगा, अगर इसको MC स्क्वायर से बहुत छोटा भी ले लें तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव लेने पड़ेंगे आपको, तो थ्योरी बिकम्स नॉन लोकल। फिर मैंने क्या किया था, अगर आपको याद हो तो, मैंने कहा था एक दफ़ा फिर इसके ऊपर आयोटा h बार d/dt लगाते हैं, याद है ना आपको। तो मैंने कहा था अगर इसके ऊपर आयोटा h बार d/dt ऑफ आयोटा h बार d psi/dt लगाएं, तो चूंकि पोजीशन और टाइम तो आपस में, ये पोजीशन है ये कांस्टेंट है, आपस में कम्यूट करते थे, तो इसका मतलब है मैं लिख सकता था -h बार स्क्वायर c स्क्वायर डेल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर c4 टू द पावर 1/2 आयोटा h बार d psi/dt। इसकी जगह मैंने वापस ये पुट किया था और मेरे पास क्या इक्वेशन बन गई थी, जो कि क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन थी। पता ना, हमारे पास ये बन गई थी यहाँ से, बॉक्स प्लस MC/h बार स्क्वायर्ड। कुछ गलत किया मैंने? ठीक किया ना? ओके गुड। लिखा तो मैंने हैमिल्टोनियन ही था ना, खुद से उठा के लिखा था ना। क्यों ना मैं इसको बदल लूं, है ना? मैं बदल सकता हूं ना इस हैमिल्टोनियन को। हैमिल्टोनियन तो मैंने डिफाइन करना है सिस्टम का। इट इज माय चॉइस हाउ आई डिफाइन द हैमिल्टोनियन ऑफ अ सिस्टम। उसको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन सेटिस्फाई करनी है। सबसे पहली क्वांटम मैकेनिक्स में उसे क्या चीज सेटिस्फाई करनी है? इट शुड बी स्केलर। स्केलर्स का फायदा क्या होता है? एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में ले जाते हैं, तब्दील नहीं होते। अंडर सर्टन सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस whatsoever these transformations are, they remains invariant। कैसे तब्दील होता है? हाँ, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। जब मैंने नॉन रिलेटिविस्टिक की अभी बात नहीं कर रहा हूँ ना, अब मैं रिलेटिविस्टिक पे आऊँगा ना, ठहर जाओ ना जरा। अभी तो मैं बताऊँगा फिर किसी और चीज़ को भी इनवेरिएंट होना पड़ेगा ताकि टोटल इक्वेशन इनवेरिएंट बन जाए। वो मैं बताऊंगा कि क्या चीज़ होगी। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब है मुझे फिर अपना वेव फंक्शन भी वहाँ रोटेट करना पड़ेगा। आपकी बात का मैं थोड़ी देर में जवाब दे देता हूँ कि बिल्कुल ठीक है, जो मैं हैमिल्टोनियन लिखूंगा वो इनवेरिएंट नहीं होगा। फिर उसकी इनवेरिएंस हम कुछ लेक्चर्स के बाद देखेंगे। बिल्कुल ठीक है। चलो, मैं कह रहा हूँ हमारी ख्वाहिश ये है कि ये इन्वेरिएंट हो, ये चीज़ इन्वेरिएंट हो, एटलीस्ट जो इक्वेशन हम लिखें कोवेरिएंट हो, अपनी फॉर्म तब्दील ना करे एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में। अज़र की बात से मैं एग्री करता हूँ, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू फॉर करेक्शन के हैमिल्टोनियन जनरली, पर एक बात इससे जनरली के इन्वेरिएंट नहीं है। एक बात पे तुम एग्री करोगे, इट शुड बी हर्मिशन। हर्मिशन होना चाहिए उसको, वरना क्वांटम मैकेनिक्स में वो किसी फिजिकल ऑब्जर्वेबल को कोरिस्पॉन्ड नहीं करेगा। नहीं, जो हम इक्वेशन लिखेंगे वो फॉर्म कोवेरिएंट होगी वो इक्वेशन। देखिएगा जो इक्वेशन आएगी वो एक इंडिविजुअल चीज़ नहीं, पूरी इक्वेशन। इंडिविजुअल चीज़ बदलेगी, कोई दूसरी चीज़ बदलेगी जो उसके बदलाव को कैंसिल कर देगी। अल्टीमेटली दोनों तरफ किसी इक्वेशन में कोई चीज़ चेंज नहीं होगी। और अगर आप रिलेटिविटी में देखें ना थोड़ा सा कंसेप्चुअली भी, तो टाइम में स्पेस आ जाती है और स्पेस में टाइम आ जाता है। तो संभव किसी और चीज़ में भी कोई ना कोई तब्दीली आनी चाहिए ताकि ये चीज़ें कैंसिल आउट होकर इक्वेशन जो है वो अपनी फॉर्म को प्रिजर्व रखें। तो चलें, लेट्स डिफाइन अ हैमिल्टोनियन। लेट्स डिफाइन, मैं अब अपने पास जो हैमिल्टोनियन है उसको डिफाइन करूंगा। इस तरह करके लिखूंगा अब मैं कि आई कैन राइट इट एज दिस इक्वेशन एज आयोटा h बार d psi बाई dt, या दो डेरिवेटिव की बजाय किसी तरीके से एक डेरिवेटिव लिखूंगा। और ज़रा देखें वो कैसे लिखूंगा मैं। आई कैन राइट इट एज h बार c ओवर आयोटा। h ओवर आयोटा जो है वो आपको पता है क्या है, मोमेंटम है के साथ आता है। c अगर इधर ले आऊं तो ये ct जो है ये जीरोथ कंपोनेंट ऑफ 4 वेक्टर बन जाता है। तो इसलिए hc इधर लिख लिया मैंने, चाहे तो यहां पे आई कैन राइट इट एज अल्फा 1 d बाई डी x1 प्लस अल्फा 2 d बाई डी x2 प्लस अल्फा 3 d बाई डी x3।
3। अच्छा, dx1 का मतलब है d बाई डी एक्स, dx2 का मतलब है d बाई डी वाई, dx3 का मतलब है d बाई डी जेड प्लस, चलिए अब इसके साथ साई लिख लें बेशक, प्लस बीटा एम सी स्क्वेड। बस क्या था, मुझे लीनियर बनाना था किसी तरीके से, और तो मेरे पास कोई तरीका नहीं था लीनियर बनाने का। मैंने कहा चलें इसको इस तरह लीनियर बना लेते हैं कि अगर देखा जाए ना तो मेरे पास होना क्या चाहिए, ज़रा मैं इस पर थोड़ी देर में बात करता हूँ। अगर आप इसको देखें तो ये ऐसे नहीं लिखा हुआ जिस तरह ये लिखा हुआ है। मैं डिफाइन कर रहा हूँ एक चीज़ को, लेट्स डिफाइन माई हैमिल्टोनियन टू बी दिस वन। पहले भी तो मैंने ही लिखा था ना ये वाला, अब मैं ये लिख रहा हूँ। अल्फ़ा क्या है, बीटा क्या है, ये भी पता चल जाएगा आपको। ये इतनी सीधी चीज़ें नहीं है अल्फ़ा और बीटा, ये अभी बाद में आपको पता चलेगा क्या है। लेकिन सबसे पहले मैं इसको इस फॉर्म में लिखता हूँ, आयोटा एच बार, और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। डी साई ओवर डी टी, सब कुछ डिटरमन करेंगे हम, हर चीज़ यहाँ से। लेकिन सबसे पहले मैं अज़हर की बात का जवाब दूंगा कि हैमिल्टोनियन किस वजह से इनवेरिएंट नहीं है। तो आई कैन राइट इज एज एच बार सी ओवर आयोटा। अच्छा, आप एग्री करते हैं मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फ़ा आई साई भूल गया लिखना, ठीक है, थैंक यू, बिल्कुल सही है, थैंक यू वेरी मच। ठीक लिखा है, कोई गलती तो नहीं की लिखने में, सिर्फ डॉट प्रोडक्ट लिख लिया। डॉट प्रोडक्ट लिख लिया तो स्केलर तो बन ही गया था ना है ना। अल्फा डॉट डेल, ऐसे लगता है जैसे अल्फा डॉट डेल लिखा हुआ है, ये चीज़ ऐसी लिखी हुई है ना जैसे। इसको देखें ज़रा इस टर्म को देखें क्या है, एच बार ओवर आयोटा अल्फा आई डी बाई डी एक्स आई। तो ये लिखा हुआ है अल्फा आई माइनस आयोटा एच बार। हाँ चले, ये भी लिखा जा सकता है, कोई हर्ज नहीं है डेल्टा आई लिखने में, कोई हर्ज नहीं है डेल आई लिखने में। डेल आई लिखें या ये लिख लें बेशक। तो ये क्या लिखा हुआ है, मोमेंटम ऑपरेटर नहीं लिखा हुआ, तो ये लिखा हुआ है ना अल्फा डॉट। तो आपने देखा मैंने क्या कमाल किया है, यहाँ पे स्क्वेयर पी स्क्वेयर आता था ना, यहाँ पे पी स्क्वेयर की बजाय मैंने अब अल्फा डॉट पी कर लिया है। अब ऐसा काम किया कि अगर इसका स्क्वेयर करूं तो पी स्क्वेयर आना चाहिए ताकि ये टर्म बन जाए। छोटा सा काम किया मैंने अपने हैमिल्टोनियन को इस तरह लिखा है। अच्छा, इसमें अल्फा और बीटा क्या है वो बाद में थोड़ी देर में बताता हूं आपको। थोड़ा सा मज़ीद मोटिवेट कर दूं मैं आपको कि मैंने ऐसा क्यों किया, थोड़ा सा मज़ीद आपको बता दूं कि मैंने इसको ऐसा क्यों किया। किसका? प्रिंसिपल ऑफ इंट्यूशन, मैक्सवेल्स इक्वेशन। मैक्सवेल्स इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर थी, रिलेटिविस्टिक थी, तो हम ऐसे मान के चले थे जिस तरह पता नहीं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के अलावा कोई फर्स्ट ऑर्डर हो ही नहीं सकती। तो ये तो ऐसी बात नहीं थी ना, हमने तो कहा नहीं भाई ठीक है कोई बात नहीं है। तो हम क्या करते हैं अब इसको, हम ये करते हैं कि थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। आपको याद है किसी भी इक्वेशन को एक्स स्क्वेयर्ड प्लस वाई स्क्वेयर्ड इज इक्वल टू, इसे दो फर्स्ट ऑर्डर में बदल सकते हैं आप। कैसे बदल सकते हैं? एक्स प्लस आयोटा वाई डॉट एक्स माइनस आयोटा वाई। तो मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया है, अगर आप देखें तो मैंने इसके साथ आयोटा रहने दिया, इसके साथ आयोटा नहीं रहने दिया था अगर देखा जाता तो। ठीक है ना, मैंने क्या किया, इसको अगर इस आयोटा कॉमन लेने तो यहाँ ले जाएंगे ना आयोटा। तो अब देख लें ये स्क्वायर थी ना, स्क्वायर वाली को मैंने लिख दिया ए प्लस आयोटा बी और ए माइनस आयोटा बी। एक तो काम ये किया। तो दो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने इसको तोड़ने की कोशिश की। अभी थोड़ी सी मैं मजीद इसके बारे में बात करता हूँ। आपके ये अल्फाज आपके जहन में कि क्या है, बीटा क्या है, ये नंबर्स नहीं है डेफिनेटली। दीज अल्फाज एंड बीटाज आर नॉट नंबर्स। इससे पहले थोड़ी सी चीज़ करनी है जो अजहर ने कही थी कि देखिए मेरा ये मानना है कि दिस टर्म इज नॉट रोटेशनली इनवेरिएंट। पहली दफ़ा शायद आपने ये लफ्ज़ सुना होगा कि रोटेशनल इनवेरिएंस क्या होती है। देखिए वेक्टर्स होते हैं किसी स्पेस के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं थोड़ा सा आपको मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ कि
बियार्कन एंड ड्रेल लिखता है कि जी दिस इज नॉट रोटेशनली इनवेरिएंट। लेट मी टेल यू व्हाट वी मीन बाय द रोटेशनली इनवेरिएंट। आपको पता है ये कोई एक्स वाई कोऑर्डिनेट होते हैं। एक दफ़ा अगर इसकी इंट्यूशन समझ आ गई तो इसकी कैलकुलेशन करना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इनके अंदर अगर कोई वेक्टर लाई करता है, कोई आर वेक्टर, तो आप कहते हैं मैं इसको जेड एक्सिस जो आउट ऑफ द बोर्ड है, जेड एक्सिस के गिर्द में अगर इसको रोटेट करूं तो कोई नए एक्सिस बना सकता हूं जो कि एक्स प्राइम और वाई प्राइम होंगे। अब इसका मतलब है ये एक्स प्राइम वाई प्राइम और एक्स वाई आपस में रिलेटेड हैं। ठीक है, किस तरह रिलेटेड होते हैं आपको पता है। आप कहते हैं एक्स प्राइम वाई प्राइम, ये किस तरह रिलेटेड है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोसाइन थीटा एक्स वाई। अगर आप z भी लिखना चाहते तो 0 0 0 0 1 लिख सकते थे आप। थ्री डायमेंशनल रोटेशनल मैट्रिक्स भी लिख सकते थे आप। कैसे करते, इधर भी 0 ऐड करते, इधर भी 0 0 1, यानी इसका मतलब है जो 1 है उसके गिर्द आप रोटेट कर रहे हैं। इसका मतलब इन जनरली आप ऐसे लिख सकते थे कि एक्स आई प्राइम गोज टू आर आई जे एक्स जे। ठीक है ना, x1 किसके बराबर है, रिपीटेड इंडेक्स पे सम है ना, तो अगर आप देखें तो x प्राइम किसके बराबर है, कॉस थीटा x प्लस साइन थीटा y। इसका मतलब ये आएगा आर x1 जो है यानी x प्राइम इज इक्वल टू R1 1 1 और 1 2 रिपीटेड इंडेक्स पे, तो x और y मिक्स हो गए हैं। लेकिन इसका फायदा ये है कि आप अगर ये चीज कैलकुलेट करें ना, x प्राइम स्क्वेयर्ड प्लस y प्राइम स्क्वेयर्ड, तो ये बराबर आती है x स्क्वेयर्ड प्लस y स्क्वेयर्ड। तो फिजिकल स्पेस के अंदर जो वेक्टर्स हैं वो इस तरह ट्रांसफॉर्म होती है, लेकिन जो स्क्वायर ऑफ अ वेक्टर है, जो लेंथ ऑफ अ वेक्टर है, वो तब्दील नहीं होती। दीज आर नोन एज द वेक्टर्स इन द फिजिकल स्पेस। अल्फाज आर नॉट द वेक्टर्स इन फिजिकल स्पेस। अल्फा कोई ऐसा इंडेक्स होना किसी के लिए यह काफी नहीं है कि वो फिजिकल स्पेस का वेक्टर है। यस, अगर आप इसको टेंसर अलजेब्रा के तौर पे देखें, इफ यू ट्रांसफॉर्म इट विल ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट टू द अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम विद वन इंडेक्स। और वन इंडेक्स के साथ जो चीज़ ट्रांसफॉर्म होती है उसे रैंक 1 का टेंसर कहते हैं, जो कि वेक्टर होता है। जो दो इंडिसेस के साथ ट्रांसफॉर्म होती है उसे रैंक 2 कहते हैं। और जो कोई इंडेक्स के बगैर ट्रांसफॉर्म होता है, एंड पे कुछ ना बचे, वो स्केलर होता है। सो अल्फाज, इसका मतलब है अल्फाज फिजिकल स्पेस के वेक्टर्स नहीं है। इट मीन्स अल्फाज आर समथिंग। एक तो बात है मैट्रिसेस तो है ना, क्यों, अगर डी आई रोटेट कर रहे हैं तो रोटेशन मैट्रिक्स से मैट्रिक्स रोटेट कर रहे हैं। इसका मतलब है अल्फाज नंबर नहीं है, नंबर नहीं है तो मैट्रिसेस हैं। तो एक बात यह है कि अल्फाज एंड बीटा दीज आर मैट्रिसेस। देखिए कितने आराम से हमने कन्विंस कर लिया अपने आप को कि ये मैट्रिसेस होने चाहिए। क्यों, फिजिकल स्पेस में ये रोटेशन आती थी ना, रोटेशन एक मैट्रिक्स है, इसको मैट्रिक्स होना चाहिए था फिर साथ में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखें आप, अगर ये मैट्रिसेस हैं तो मैट्रिसेस के बराबर ही होते हैं ना। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड पे भी कोई चीज मैट्रिक्स होनी चाहिए थी ना, पर ये तो मैट्रिक्स नहीं है, तो क्या चीज मैट्रिक्स होनी चाहिए थी फिर? एग्जैक्टली, साई इज, शाबाश, दिस इंप्लाइज साई इज आल्सो मैट्रिक्स कहते हैं कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये कॉलम वेक्टर है। कॉलम वेक्टर बाद में, यानी एक मैट्रिक्स है जिसके जो ऐसे है, यानी साई इस तरह का है। अगर एन डायमेंशनल स्पेस होती तो साई इस तरह का था, दिस इज इक्वल टू साई 1 साई 2, ताकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में मुझे पता है ना, रो कॉलम्स बराबर कर लूँ मैं तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं। दैट इज एन ईजीएस्ट वे टू कन्विंस। और ये अजर आपकी बात का जवाब, अल्फा आई डेल आई इज नॉट रोटेशनली इनवेरिएंट बिकॉज अल्फा आईज आर द, अच्छा ये इंटरनल चीज़ों पे डिपेंड करेंगे। और पता है ना पार्टिकल इंटरनली क्या चीज़ लेके पैदा होता है, स्पिन। स्पिन को पता है फिजिकल स्पेस में एस एक्स एक्स वाई लें तो एस जेड आप लिख सकते हैं, जो कम्यूट नहीं करता फिर एक्स और वाई के साथ। तो हम इसको देखिएगा नेचुरली बन के आएगी ये चीज़ कि ये स्पिन के करस्पॉन्डिंग है। तो आई थिंक आई ट्राई टू कन्विंस यू गाइस के जी जो अल्फाज हैं कि ये लीनियर इक्वेशन बन गई है विद द कंडीशन के अल्फा और बीटा मैट्रिसेस नहीं है, मैट्रिसेस हैं, नंबर्स नहीं हैं। दूसरी क्या है, साई एक ऑर्डिनरी नंबर नहीं है,
बल्कि साई एक कॉलम मैट्रिक्स है या एक कॉलम वेक्टर है। बिल्कुल ठीक, शाबाश। वर्ड कोई सवाल यहाँ तक किसी का? हमें कैसे पता लगा कि ये रोटेशनल इनवेरिएंट नहीं है? नहीं है ना, नहीं है ना, यही तो वो जुलेखा है जिसका किस्सा था। मैंने कहा अल्फाज तो नहीं रोटेशनली, अल्फा का तो हमें पता ही नहीं कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं। डी आई का पता है कि ये, अच्छा डी आई जो है वो रोटेशन में इस तरह जाएगा, डी प्राइम इज इक्वल टू आर आई जे डी जे, लेकिन अल्फा नहीं जाता इस तरह। क्यों? अल्फा फिजिकल स्पेस का वेक्टर तो है नहीं है। इसका मतलब है एक तरीका तो ये था कि अल्फा इसका इनवर्स जाता, ताकि आर इनवर्स आर वन हो जाता तो ये इनवेरिएंट रहती, लेकिन अल्फा तो ऐसे नहीं जाता ना। अल्फा तो इंटरनल क्वांटम नंबर्स का वेक्टर है, तो वो नहीं जाएगा। लेकिन साई इस तरह जाएगा कि इस रोटेशन को कैंसिल कर देगा, वो हम आएंगे उसके ऊपर, ठीक है। हमें नहीं, डिराक ने, अच्छा ये वो क्रेडिट है जो डिराक को जाता है कि डिराक ने ये सारा अलजबरा खुद डेवलप किया था। नो वन नोस दिस अलजबरा, पूरा अलजबरा उसने खुद डेवलप किया। बस उसको ये था कि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लेड टू द नेगेटिव प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज, और नेगेटिव प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज की वजह से मसला है, ठीक है जी। कोई सवाल यहां तक? इसका मतलब है कि जो इक्वेशन आपने लिखी है ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन है ना। इसमें साई भी कोई कॉलम वेक्टर है। अगर इसका पहला एलिमेंट देखें तो साई 1 है, दूसरा देखें साई 2 है, आखिरी देखेंगे तो साई n होगा। आप में से मुझे कोई मैट्रिसेस की फॉर्म में से इक्वेशन को लिखवा सकता है? जो लिखवाएगा उसको एक नंबर मिलेगा। कोई लिखवा सकता है इस इक्वेशन को मैट्रिक्स एलिमेंट की फॉर्म में? पता चलता है आपके लिखवाने का। लीनियर अलजबरा पता चलता है किसको आता है आप में से? लीनियर अलजबरा का मतलब है किसी मैट्रिक्स की रो और कॉलम को बराबर करना होता है आपने। तो चलें मैं लिखता हूं, पहले एक चीज मैं लिखता हूं, आयोटा एच बार किसी एक एलिमेंट के लिए लिखता हूं, डी साई के ओवर डी टी। किसी केथ एलिमेंट के लिए लिखा है मैंने। इनमें से केथ एलिमेंट का मतलब क्या है? यहां पर कोई साई के है अप टू सो ऑन और के एन तक जाते हैं। कैसे लिखूं? कौन बताएगा? ये मैट्रिसेस हैं, इस इक्वेशन से लिखवा दें यार, एच वाली से। किधर गई है? इससे, एच साई से। चलें एक मैं लिख देता हूं। शाबाश शाबाश शाबाश, बोले बोले बोले, हाँ हाँ बोले हैं। शाबाश, के एल एल आगे ना, सेम इंडिसेस। एल इधर भी के फ्री है, इधर भी के फ्री है, बिल्कुल ठीक है। आप ऐसे ही करते थे ना, समेशन अपॉन एल। अब ये इक्वेशन किसके लिए होगी? हर साई के लिए। के की जगह 1 पुट करें तो इस मैट्रिक्स में 1 एल के ऊपर सम है, बिल्कुल इसी तरह जैसा यहां था। इधर 1 पुट करेंगे तो इधर सारे जे के ऊपर सम है 1 2 3। ये लीनियर अलजबरा ऐसे ही लिखा जाता है ना, रो और कॉलम बराबर की है ना। इसका मतलब है इसके कॉलम्स इसकी रो के बराबर होने चाहिए, या इसके कॉलम इसकी रो के बराबर होने चाहिए। व्हाट्सोएवर यू कैन से, नो प्रॉब्लम, आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन मैंने क्या किया? एक एलिमेंट के लिए लिखा। इसका मतलब इसका हर एलिमेंट एक इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। अगर हर एलिमेंट एक इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा तो टोटल साई भी सेटिस्फाई करेगा। क्यों? आपने तो कॉलम में लिखते जा रहे हैं ना। इस जो इक्वेशन के इस तरफ है, इधर के है तो इधर भी कंपेयर हो जाएगा, इधर 1 होगा उधर भी 1 वाले से कंपेयर होगा, 2 2 वाले से हो जाएगा, 3 3 वाले से होगा। तो एक इक्वेशन का एक एलिमेंट सेटिस्फाई करेगा तो सारी इक्वेशन ही सेटिस्फाई कर जाएगी। चलें, बिल्कुल ठीक है। ये समेशन इंडिसेस मैं अब नहीं लिखूंगा, ये साई के इंडिसेस। जस्ट मैंने आपको कन्विंस करने की कोशिश की है कि कोई सवाल है यहां पर अगर तो प्लीज। आया कहां से है? वो डेफिनेशन में छुपा लिया हमने, लेकिन देगा क्या? देखें हमारी इस इक्वेशन से क्या एक्सपेक्टेशन है। आपने ये इक्वेशन जो लिखी है, आप इससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये क्या चीज आपको देगा? व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस? कौन बताएगा? शाबाश, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है आपने। मैं आपकी एक्सपेक्टेशन लिखता हूं। पहली एक्सपेक्टेशन आपकी क्या थी? कौन बताया? किसने बोला था? अच्छा जी, पहली एक्सपेक्टेशन आपकी क्या थी? फॉर्म इनवेरिएंट होनी चाहिए।
रिलेटिविस्टिक में, इसको कहेंगे कोवेरियंस, हम आगे जाएंगे इसको। अच्छा देखें, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आपने बना लिया ना, है भी रिलेटिविस्टिक, क्यों? देख लें, एच बार सी है, बीटा एम सी स्क्वेयर्ड है, रेस्ट मास एनर्जी भी आ रही है, सब कुछ आ रहा है। अच्छा चलें, और चल ठीक है, गुड। पहली वेरी, ये दूसरी एक्सपेक्टेशन क्या है? वेरी गुड। दूसरी आपकी एक्सपेक्टेशन इससे ये है, वो ये है कि करेक्ट डेफिनेशन ऑफ रो दे दे। अगर ये भी रो को साई स्टार साई बना देता तो मसला ही हल हो जाता। दूसरा है कि एक सही डेफिनेशन दे दे हमें रो की। तीसरी क्या एक्सपेक्टेशन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है? एग्जैक्टली, इट गिव्स अस, शाबाश, वेरी गुड, इट गिव्स अस ई स्क्वेयर्ड इज इक्वल टू पी स्क्वेयर्ड सी स्क्वेयर्ड प्लस। अगर ये तीन चीजें दे दे आपको, अगर ये आपकी तीन वो पूरी कर ले, क्लाइन गॉर्डन इनमें से दो पूरी करती थी, ये भी पूरी करती थी और ये भी पूरी करती थी, यहां मार खा गई थी। इस इक्वेशन को यहां मार नहीं खानी, ठीक है? तो क्या करूं, कौन बताएगा? आप सबसे पहले तो ये बनाते हैं ना, इसका मतलब अगर इस इक्वेशन को मैं स्क्वायर करूं तो क्या बनना चाहिए? क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन बननी चाहिए। शाबाश, बिल्कुल ठीक है, तो कराएं फिर स्क्वायर। मैं अब एक एलिमेंट के लिए लिखूंगा, मैट्रिक्स के लिए लिख लूंगा सीधा सीधा। चलें, शाबाश, कराएं स्क्वायर। अच्छा, इस कोर्स के बाद आप देखिएगा आपकी सारी नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स कैसे रिवाइज हुई होगी। लगेगा कि हम वो पढ़ नहीं रहे, लेकिन हर जगह पे हम उसका साथ नहीं छोड़ेंगे, उसको साथ लेके चलते रहेंगे चीज़ों को। ये ठीक नहीं है, इसको ठीक करें, तो ये सारा कोर्स ऐसे जैसे ठीक करने में गुजर जाएगा। अच्छा चलें, कौन बताएगा अभी क्या करूं? प्लीज। नहीं, अभी तो नहीं कर सकता। स्क्वायर, वेरी गुड। क्यों भूल जाते हैं ये चीज? दोनों तरफ मैं ये ले लेता हूं ना इसका, क्या आ जाएगा इसका आंसर? राइट हैंड साइड पे क्या था? हाँ, एच बार, हाँ बिल्कुल ठीक है, शाबाश। एच बाई सी ओवर आयोटा एल्फा आई डी बाई डी एक्स आई, क्योंकि ऊपर आई होता तो आपको याद है हम डेल में नीचे लिखते थे, प्लस बीटा एम सी स्क्वेयर्ड साई। मैंने दोनों तरफ आयोटा एच बार लिया ना, तो जब इधर लूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा? आयोटा स्क्वेयर्ड -1 हो जाएगा। सो दिस बिकम्स माइनस एच बार स्क्वेयर्ड d2 बाई dt स्क्वेयर्ड साई इज इक्वल टू, अब अच्छा ये आपस में कम्यूट करते हैं ना, पोजीशन स्पेस और टाइम, मैंने आपको बताया था। तो इसका मतलब मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ एच बार सी ओवर आयोटा एल्फा आई डी बाई डी एक्स आई प्लस बीटा एम सी स्क्वेयर्ड आयोटा एच बार डी साई बाई डी टी। पर ये किसके बराबर है? ये फिर इसी के बराबर है ना? तो मैं इसकी जगह वापस लिख सकता हूं, सो दिस इज इक्वल टू एच बार सी ओवर आयोटा एल्फा आई डी बाई डी एक्स आई प्लस बीटा एम सी स्क्वेयर्ड। ये बजाते खुद एक ऑपरेटर बन गया है, अब पहले भी ऑपरेटर ही था ना। इसकी जगह पे आज क्या आ जाएगा? एच बाई सी ओवर आयोटा। अब मैं आई नहीं रख सकता इसकी जगह, मेरी मजबूरी है, क्योंकि 4 इंडिसेस तो आइंस्टाइन की भी बस हो गई थी 2 के बाद, ठीक है ना। तो इसका मतलब आप इसकी जगह क्या लिखेंगे? अल्फा जे डी बाई डी एक्स जे प्लस। अच्छा अब आप देखें,
आप साई 1 के लिए लिखेंगे तो यहाँ साई 1 आ जाएगा, इसलिए तो मैंने कहा था साई 2 के लिए लिखेंगे तो साई 2। इसका मतलब है जो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो साई का हर कंपोनेंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और साई का हर कंपोनेंट इसको सेटिस्फाई करेगा तो हर पूरा साई भी इसको सेटिस्फाई करेगा। आराम से हमने चीज़ें बना ली। ज़रब दें आप ज़रा, कैसे ज़रब देंगे तो क्या बनेगा? सो दिस इज इक्वल टू माइनस एच बार स्क्वेड सी स्क्वेड। जी प्लीज़ प्लीज़ बोल दीजिए। हाँ, अल्फा आई डी बाई डी एक्स आई अल्फा जे अच्छा चलें प्लस बीटा स्क्वेड एम स्क्वेड C4 शाबाश, प्लस एच बार सी ओवर आयोटा अल्फा आई डी बाई डी एक्स आई बीटा प्लस बीटा अल्फा जे साई टाइम एम सी स्क्वेड। ठीक लिखा मैंने? कुछ गलत तो नहीं लिखा भाई? अच्छा, ये थोड़ा सा ना इधर करके लगा लेते हैं इक्वल साइन, ताकि ठीक है। वैसे मज़ा आ जाता अगर बीटा 1 होता तो ये टर्म तो रिप्रोड्यूस हो जाती है ना आराम सुकून से। एक तो टर्म हमारी जेब में है कि जी हम तो फ़ौरन बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा साफ कर लेते हैं इसको पहले। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सो दिस इज इक्वल टू माइनस एच बार स्क्वेड सी स्क्वेड। अच्छा, एक बात आप याद रखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा आई अल्फा जे डी बाई डी एक्स आई डी बाई डी एक्स। यहां से एक बात तो पता चलती है कि जी अल्फा और बीटा जो है ये स्पेस टाइम का फंक्शन नहीं है। स्पेस टाइम का फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि ये इस पे लगेगा तो बीटा कुछ भी नहीं करेगा, बीटा इज बीटा। नो, एक ये स्पेस टाइम का फंक्शन है। अगर ये स्पेस टाइम का फंक्शन होते तो ये इनवेरिएंट ना होते, तो ये स्पेस टाइम का फंक्शन नहीं है। प्लस, हाँ चले, ये तो ये पहली टर्म आ गई, प्लस बीटा स्क्वेड एम स्क्वेड C4 प्लस एच बार सी ओवर आयोटा एम सी स्क्वेड। अच्छा, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? अल्फा आई बीटा प्लस बीटा अल्फा आई या नहीं लिख सकता? कोई फर्क नहीं पड़ता, रिपीटेड इंडेक्स था ना। इसको जे की जगह मैं इधर भी जे काटता, इधर भी जे, इसकी जगह भी आई लिख लेता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि 4 इंडिसेस तो नहीं थे ना, तो मैंने इसको कॉमन ले लिया ना, डी बाई डी। अब वापस लगाएं तो यही टर्म बनेंगे, अल्फा आई डी बाई डी एक्स आई बीटा प्लस बीटा अल्फा आई डी बाई डी एक्स आई, वही चीज़ बन गई है। सो अल्फा एंड बीटा आर नॉट द फंक्शंस ऑफ स्पेस एंड टाइम। ठीक है भाई, चलें थोड़ा सा एक टर्म को देखें ज़रा। पहले इस टर्म को देखते हैं ज़रा, इस वाली को, बाकियों को बाद में देखते हैं। देखें ज़रा, इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा आई अल्फा जे। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं? दिस इज इक्वल टू 1/2 अल्फा आई अल्फा जे प्लस 1/2 आधा आधा करके लिख सकता हूँ ना मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसमें ये चीज़ ऐड भी कर दूं मैं, अगर 1/2 अल्फा जे अल्फा आई और यही चीज़ सब्ट्रैक्ट भी कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? ज़ीरो ही ऐड किया ना, तो इसका मतलब है इसको मैं ये भी लिख सकता हूं कि दिस इज इक्वल टू 1/2 अल्फा आई अल्फा जे प्लस अल्फा जे अल्फा आई प्लस 1/2
अल्फा आई अल्फा जे माइनस अल्फा जे अल्फा आई। अच्छा, इसमें अगर आई और जे को मैं चेंज करूं तो साइन बदलेगा इस इक्वेशन का, इस टर्म का? अगर इसमें आई की जगह मैं जे लिखूं और जे की जगह आई लिखूं तो पहली टर्म ये बन जाएगी, दूसरी टर्म ये बन जाएगी ना। तो ये सिमेट्रिक है इन आई एंड जे। सो दिस इज सिमेट्रिक इन आई एंड, यानी आई को जे और जे को आई से चेंज करूं तो ये टर्म अपना साइन नहीं बदलती, इंटरचेंज इन आई एंड जे से। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? दिस इज एंटी सिमेट्रिक इन आई एंड जे। क्यों? आई को जे करेंगे तो ये टर्म बन जाएगी, तो एक माइनस साइन का अमल लेना पड़ेगा आपको वापस ये टर्म बनाने के लिए। तो इसका मतलब है यू हैव रिटन इट इन टर्म्स ऑफ अ सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन। चलें, गुड। अच्छा चलें, मैं अब ये चीज़ कैलकुलेट करूं, अगर आप में से कौन बताएगा मुझे कि इसका जवाब क्या होगा? हाथ खड़ा करना है। क्या जवाब होगा इसका? नहीं नहीं, ये तो सिमेट्रिक है ना। इसमें आई को जे और जे को आई कहें तो सेम है। डेरिवेटिव में पहले y के हिसाब से लें, फिर x के हिसाब से पार्शियल डेरिवेटिव लें, या पहले x के हिसाब से फिर y के हिसाब से पार्शियल डेरिवेटिव लें। सो दिस इज सिमेट्रिक। इसका मतलब है दो सिमेट्रिक चीजों को मिलाएं तो जवाब आता है, एक सिमेट्रिक और एक एंटी सिमेट्रिक को मिलाएं तो जवाब 0 आता है। मैं थोड़ा सा आपको बता भी दूंगा ये क्यों आता है। तो इसका मतलब इसका आंसर जो बचेगा 1/2 अल्फा आई अल्फा जे प्लस अल्फा जे अल्फा आई इंटू डी बाई डी एक्स आई डी बाई डी एक्स जे। ये वाली टर्म 0 है, दिस इज 0। ये वाली टर्म 0 है, 1/2 अल्फा आई अल्फा जे माइनस अल्फा जे अल्फा आई डी बाई डी एक्स आई। जरा इस टर्म को देखें क्या आता है। अगर मैं आई को जे और जे को आई कहूं तो कोई देखते हैं फर्क पड़ता है। इसको मैं क्या करता हूं, सो दिस इज इक्वल टू 1/2 अल्फा जे अल्फा आई माइनस अल्फा आई अल्फा जे डी बाई डी एक्स जे डी बाई डी एक्स आई। क्यों मैंने किया? आई की जगह जे कर दिया और जे की जगह आई कर दिया। हर जे की जगह आई कर दिया है और हर आई की जगह। अब इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, ये तो उतना ही ठीक है जितना ये ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, क्योंकि ये तो सिमेट्रिक है। ये किसके बराबर है? -1/2 अल्फा आई अल्फा जे, माइनस साइन में कॉमन ले लूं, माइनस अल्फा जे। एक चीज अपने ही नेगेटिव के बराबर है, एक चीज अगर अपने ही नेगेटिव के बराबर है तो वो क्या है? 0। सो दिस इंप्लाइज इज अल्फा आई अल्फा जे माइनस अल्फा जे अल्फा आई डी बाई डी एक्स आई। ऐसे पता चलता है जी कि प्रोडक्ट ऑफ सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक 0 है। ये जेनेरिक सा मेथड है जिससे पता चल जाता है। एक चीज़ नेगेटिव साइन के साथ तब्दील होती है, दूसरी नहीं होती। ऐड करते हैं जब दोनों को एक चीज़ अपने ही माइनस के बराबर आ जाती है। बहुत अच्छा हो गया, वेरी गुड। इक्वेशन तो हमने मिटा दिया लेकिन कोई बात नहीं है। अब हम क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन बना लेंगे, देखिएगा ज़रा कैसे। सो आई कैन राइट माई इक्वेशन बिकम्स माइनस एच बार स्क्वेयर d2 psi over
dt स्क्वेर्ड इज इक्वल टू जी जी h बार स्क्वायर c स्क्वायर, नेगेटिव साइन भी था साथ में है। ठीक है, शाबाश, हाँ हाँ, मज़ा आ गया, वेरी गुड, सारा कुछ हो गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बनाते हैं क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन अब हम, कोई इशू नहीं है क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन बनाने में। यहाँ डेल स्क्वेयर चाहिए ना, डेल स्क्वेयर चाहिए ना, इसका मतलब है इफ अल्फा आई अल्फा जे प्लस अल्फा जे अल्फा आई इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा आई जे। क्यों? मुझे पता है डेल्टा आई जे सिमेट्रिक है, तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स को मैं सिमेट्रिक के बराबर ही लिख सकता हूं। अगर ये चीज 2 डेल्टा आई जे के बराबर हो जाती तो क्या आता आंसर? ये डेल स्क्वेयर बन जाता ना। दूसरी चीज आप देखें, अगर बीटा स्क्वेयर 1 हो जाता और अल्फा आई बीटा प्लस बीटा अल्फा आई 0 हो जाए, अगर ये कंडीशंस होल्ड करें तो यहां से एक बात तो पता चलती है कि अल्फा और बीटा नंबर्स नहीं है, जो मैंने शुरू में बात की थी। ठीक है, ये नंबर हो सकता था बीटा स्क्वायर 1 होता, लेकिन कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको मैं एक चीज के इधर ज़रब दूं और इधर ज़रब दूं तो जवाब 0 है। 2 अल्फा हो या अल्फा 2 हो इंटू 2 हो, जवाब तो सेम ही होता है। इसलिए मैंने कहा था ये मैट्रिसेस होंगे। और दूसरा मैंने मोटिवेशन ये दी थी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी हो जाती है। तो देखिए ज़रा क्या इक्वेशन बन गई है। आज हम इसकी एक मोटिवेशन तो कर लेंगे जो बनाई है हमने, वो देखें ज़रा क्या बन गई है। सो अगर ये चीज़ होल्ड करे तो क्या बनेगा? माइनस एच बार स्क्वेड d2 साई ओवर dt स्क्वेड इज इक्वल टू माइनस एच बार स्क्वेड c स्क्वेड ओवर 2 टाइम्स डेल्टा आई जे इंटू 2 है ना, पहले के साथ होना चाहिए। एच सी ओवर आयोटा था ना, तो 2 दफ़ा आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा ना। ठीक है, चलें कोई बात। अगर अच्छा चलिए अब इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। यहां एक ही वैल्यू बनेगी जे और आई के जो बराबर होगी, बाकी सारी 0 होंगी। सी स्क्वेयर को मैं इस तरह करता हूं, इधर ले जाता हूं और एच स्क्वेयर से डिवाइड कर देता हूं, तो जरा देखिए क्या बन गया। सो दिस बिकम्स दिस इक्वल टू -1 ओवर सी स्क्वेड d2 बाई dt स्क्वेड। एच स्क्वेयर सी स्क्वेयर मैंने कॉमन ले लिया ना, अगर आप देखें तो क्या आंसर आ गया आपके पास? इज इक्वल टू माइनस, हाँ डेल स्क्वेड साई प्लस एम स्क्वेयर एम सी ओवर एच बार। ठीक है ना, सही किया ना। मैंने क्या किया? एच बार स्क्वेयर सी स्क्वेयर कॉमन ले लिया ना। नहीं, जब सी स्क्वेयर कॉमन लूंगा तो 2 बचेंगे ना, 4 नहीं बचेंगे ना।
अच्छा, अब इसको उठा के इधर ले आऊं या उसको उठा के इधर ले जाऊं तो क्या बन गया, बॉक्स प्लस MC ओवर H बार। क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन। इसका मतलब है सारी बात यहां आके रुकी है कि ऐसे अल्फाज और बीटा मैं ढूंढ सकता हूं जो इसको क्या करेंगे, स्क्वायर करूंगा जब मैं, तो क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन देंगे। तो पहला मिशन अकम्प्लिश हो गया है कि हमने एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई है। जब उसे इटरेटिवली अप्लाई किया है तो हमारे पास वापस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। यह मैथमेटिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट उसूल है। इसका मतलब है इस इक्वेशन से हमने वो इक्वेशन अचीव कर ली है, या ये इक्वेशन जो है, ये जो हमने अल्फा आई वाली लिखी थी, ये उस इक्वेशन का फर्स्ट ऑर्डर वर्जन है। अगर सेकंड ऑर्डर करूंगा तो वापस मुझे वही चीज़ मिलेगी। सवाल यह है कि अल्फा मैट्रिसेस हैं, ये हम बात कर चुके थे, ये नंबर नहीं है। और अल्फाज में क्या ख़ास बात है? कोई आप में से बता सकता है कि ये तो मैंने बता दिया आपको कि अल्फा मैट्रिसेस हैं, नंबर्स नहीं हैं, और अल्फा में क्या ख़ास बात है? हाँ बिल्कुल ठीक है, ये अल्फा ई अल्फा जी प्लस अल्फा जी अल्फा ई, बिल्कुल। और क्या ख़ास बात है? मैंने एच की एक बात कही थी जिसमें एक पे तो मुझे अज़हर ने करेक्ट कर दिया कि इनवेरिएंट तो नहीं है। तो अगर एच इनवेरिएंट नहीं है, पर यकीन करो एच सही है, एच सही है। हरमिशन बोला था, शाबाश, बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, वेल डन। आपको पता नहीं ये टर्म मैंने क्या बताई थी आपको, एच बार सी ओवर आयोटा अल्फा डॉट डेल, ये किसके बराबर थी? सी टाइम्स अल्फा डॉट पी। बीटा एम सी स्क्वायर तो 1 नहीं था ना, MC स्क्वायर तो हरमिशन ही है ना। अब आप देखें, अगर आप इसका डैगर लें इस टर्म का, तो P तो हरमिशन है ना, P हरमिशन है ना। सो दिस इंप्लाइज इज अल्फाज शुड बी दे शुड बी हरमिशन मैट्रिसेस। क्यों? ताकि P हरमिशन है, अल्फा को भी हरमिशन होना है, ताकि जो मेरे पास हैमिल्टोनियन की फर्स्ट टर्म है वो हरमिशन हो जाए। सिमिलरली बीटा शुड बी हरमिशन। क्यों? बीटा MC स्क्वेयर्ड को भी हरमिशन होना है। इसका मतलब है दिस इंप्लाइज इज एच का डैगर जो है वो, अगर ये फिजिकल एनर्जी है, अगर ये किसी फिजिकल ऑब्जर्वेबल के करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर है, तो इसका हरमिशन जो है वो उसी के एच डैगर शुड बी इक्वल टू एच। दूसरी प्रॉपर्टी भी मैंने सेटिस्फाई करा दी आपको कि ठीक है भाई, ये हरमिशन भी है और मैट्रिक्स भी है, और ये मैट्रिसेस ऐसे हैं जो इस तरह की एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। एक आखिरी चीज़ कर लें, टाइम होएगी, 2 मिनट होंगे अभी। ओह टाइम हो गया, सॉरी बस गोल ख़त्म कर रहा हूँ, टाइम आपका। सवाल फिर बाद में पूछ लीजिएगा, बैक टू बैक क्लासेस हैं, कमरा चाहिए होगा ना लोगों को, ठीक है? तो अगली क्लास के शुरू में पूछ लोगे, ठीक है? चलो ठीक है, थैंक यू।